हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस। बेटा हम जो क्लास 12th की एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 1 शुरू किए हैं, इसमें आज हम थर्ड लेक्चर में हैं, ठीक ना। थर्ड लेक्चर में बेटा जो सेकंड लेक्चर में हमने देखा था बेटा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बताया था कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है। जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें हमने देखा था बेटा बाइनरी फिजन क्या होता है, मल्टीपल फिजन क्या होता है, और स्पोरुलेशन जिसे इंसिस्टमेंट जिसे कहते हैं वो कैसे होता है। और एक हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखा था बेटा जो प्लाज्मोटॉमी जिसका क्या होता है, जिसे जो ओपेलिना में होता है बेटा, ठीक ना। ये एक्चुअली बेटा ये प्लाज्मोटॉमी एनसीईआरटी में है नहीं, कभी कभार जो बाउंसर क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसलिए मेडिकल एग्जाम में, इसलिए थोड़ा सा हमने उसको कवर किया था बेटा, ठीक ना। तो हमने सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो हम समझ चुके हैं। आज हम समझेंगे कि एल्गी, फंजाई और अदर लोअर ऑर्गेनिजम्स में कैसे एसेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करते हैं। एक चीज़ बता दें बेटा कि जो एल्गी और फंजाई जो होते हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, ठीक ना। ये चीज़ भी दिमाग में रखिएगा। हमने क्लास 11th में हमने पढ़ा था बेटा, शायद वो हम लोग ऑफलाइन क्लास में ही पढ़े थे कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा जो एल्गी और फंजाई होते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, ठीक ना। लेकिन अभी यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एल्गी फंजाई का वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखेंगे बेटा, ठीक ना। प्लांट किंगडम जो 11th का जो प्लांट किंगडम चैप्टर था उसमें हमने इसका जो बेसिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं वो हमने देखा था। स्पेशली हम लोग फंजाई को बहुत अच्छे से पढ़े थे बेटा, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग एल्गी और फंजाई में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है बेटा। देखो मैं यहाँ पर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगा नोट करता जाऊँगा बेटा, आप लोग भी उसको नोट करते जाइएगा, ठीक ना। आपको आसान रहेगा बेटा नोट, ये सिंपल सा है, आप इसको नोट करते जाएंगे, आसान रहेगा बेटा, ठीक ना। देखो बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पहला हम लिखेंगे वो है बेटा जो आपने एनसीईआरटी ने भी दे रखा है बेटा। एनसीईआरटी में काफ़ी एक डायग्राम भी दिया है बेटा, याद रखिएगा। पेज नंबर 6 पे है बेटा वो एनसीईआरटी का एक डायग्राम, जो ऊपर ए वाला पेज है बेटा। एक एल्गी यहाँ पर बनाया, एक एल्गी दिया गया बेटा, वो जो क्लैमाइडोमोनास है बेटा वो एक विशेष प्रकार का एक स्पोर्स बनाता है। वो स्पोर्स मोटाइल होते हैं, उसमें मोटेलिटी होती है, वो फ्लैजला होने के कारण वो चल सकते हैं। इस वजह से इसको हम जू स्पोर कहते हैं, ठीक ना, जू स्पोर कहते हैं, ठीक ना, जू स्पोर। ये जू स्पोर का एग्जाम्पल याद रखिएगा बेटा, जू स्पोर का जो एग्जाम्पल होता है वो है बेटा क्लैमाइडोमोनास, ठीक ना, क्लैमाइडोमोनास। देखो बेटा, देखो ये है बेटा एक क्या है बेटा, ये है आपका एक क्लेमाइडोमोनास है, इसमें एक न्यूक्लियस भी होता है, ठीक ना, न्यूक्लियस भी होता है। तो इसका न्यूक्लियस क्या करता है बेटा, इसका न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड करता है। एक चीज़ याद रखिएगा बेटा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें हमेशा माइटोटिक डिवीजन ही होता है, ठीक ना, माइटोटिक डिवीजन के द्वारा ही वो रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, इसका न्यूक्लियस जो होता है डिवाइड करता है, कंटिन्यू डिवाइड करता है, कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा, धीरे धीरे इसके अंदर ढेर सारे ऐसे जूस्पोर्स ये बन जाएंगे, ठीक ना, ऐसे जूस्पोर्स यहाँ पर ये बन जाएंगे। जूस्पोर्स जब ढेर सारे यहाँ पर इसके अंदर बन जाएंगे तो ये इस वाल को, ठीक ना, इस वाल को ये रप्चर करके ये स्पोर्स बाहर निकल आएंगे। और ये मोटेलिटी होने के कारण, ठीक ना, ये मोटाइल होने के कारण इसको जू कहा जाता है। जू का मतलब ये बेटा कि आप समझिए कि ये एनिमल्स की बात कर रहा है, लेकिन एनिमल्स तो होता नहीं, लेकिन मोटेलिटी होने के कारण, क्योंकि इसमें फ्लैजला प्रेजेंट होता है, इस वजह से ये मूवमेंट कर सकता है, वाटर के अंदर ये मूवमेंट कर सकता है, इस वजह से इसको जू स्पोर्स कहते हैं बेटा, ठीक ना। ये जू स्पोर्स किस में देखने को मिलता है बेटा, क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलता है। याद रखिएगा बेटा ये जू स्पोर्स जो होता है ये थिन वाल्ड एंड मोटाइल होता है, ठीक ना। जू स्पोर्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं बेटा, थिन वाल्ड मोटाइल होते हैं बेटा, ठीक ना। जू स्पोर्स कैसे होते हैं बेटा, थिन वाल्ड मोटाइल होता है। और कुछ एल्गी होते हैं बेटा जो थिन वाल्ड नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक ना। कुछ ऐसे भी एल्गी होते हैं, नोट कर लीजिएगा बेटा, नोट करके। एक होता है बेटा थिन वाल्ड नॉन मोटाइल, ठीक ना, थिन वाल्ड नॉन मोटाइल जो होते हैं, थिन वाल्ड नॉन मोटाइल जो कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जो थिन वाल्ड नॉन मोटाइल स्पोर्स बनाते हैं, उन स्पोर्स को हम बेटा एप्लानो स्पोर्स कहते हैं, ठीक ना, एप्लानो स्पोर्स कहते हैं। जो थिन वाल्ड नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं उनको हम एप्लानो स्पोर्स कहते हैं। ये एप्लानो स्पोर्स जो बनाता है, जो एल्गी बनाती है, उस एल्गी को हम कहते हैं बेटा यूलोथ्रिक्स कहते हैं, ठीक ना, यूलोथ्रिक्स कहते हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये नोट करके लिख लीजिएगा। एक और होता है बेटा थिक वाल्ड, सुनिएगा बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, थिक वाल्ड नॉन मोटाइल, ठीक ना। एक और होता है थिक वाल्ड, सुनिएगा बेटा बात को जो बोल रहा हूँ, थिक वाल्ड नॉन मोटाइल होता है, थिक वाल्ड नॉन मोटाइल होता है, नोट कर रहा हूँ बेटा यहाँ पर,
थिक वाल्ड, थिक वाल्ड, थिक वाल्ड नॉन मोटाइल जो होते हैं, ठीक ना, थिक वाल्ड नॉन मोटाइल, थिक वाल्ड नॉन मोटाइल जो होते हैं बेटा, ये थिक वाल्ड नॉन मोटाइल को बेटा हम हाइप्नोस्पोर्स कहते हैं, ठीक ना। थिक वाल्ड जो नॉन मोटाइल्स होता है इनको हम बेटा क्या कहते हैं, हाइप्नोस्पोर्स कहते हैं, हाइप्नोस्पोर्स कहते हैं, या इसको हम एकाइनेट भी कहते हैं बेटा, ठीक ना, एकाइनेट भी कहते हैं, ठीक ना। याद रखिएगा, पहले जब एम्स और जिपमर हुआ करता था तो ये सब टर्म्स अक्सर एग्जाम में आ जाया करते थे, तो बच्चे कंफ्यूज होते थे। ये थिक वाल्ड नॉन मोटाइल जो स्पोर्स होते हैं ये हाइप्नोस्पोर्स या एकाइनेट होता है बेटा। ये देखने को मिलता है एक जो एक ये भी एक एल्गी है, ठीक ना, ये भी एक एल्गी है, इसको हम एनाबीना कहते हैं, ठीक ना, एनाबीना, ठीक ना, एनाबीना, ठीक ना, ये भी एक एल्गी है, इसको हम बेटा एनाबीना कहते हैं, ANAEBENA, ठीक ना, स्पेलिंग बेटा करेक्ट कर लेना आप लोग, ठीक ना। ये क्या है बेटा, हाइप्नोस्पोर्स, यानी ये एक याद रखिएगा बेटा, यहाँ पर एक जो मैं बता रहा हूँ बेटा, यहाँ पर ये एक एल्गी जो है बेटा, जो जूस्पोर्स होती है, वो जूस्पोर्स कैसा होता है, थिन वाल्ड मोटाइल होता है, वो क्लैमाइडोमोनास में देखने को मिलता है। एक होता है बेटा थिन वाल्ड नॉन मोटाइल होता है, उसको हम एप्लानोस्पोर्स कहते हैं, वो यूलोथ्रिक्स में देखने को मिलता है। और एक थिक वाल्ड नॉन मोटाइल होता है, इसको हम हाइप्नोस्पोर्स या एकाइनेट कहते हैं, ये एनाबीना में देखने को मिलता है, ठीक ना बेटा, नोट कर लिया आपने। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, इसको मिटाते हैं बेटा, ठीक ना, ठीक, चलो इसको मिटाते हैं बेटा। एक मिनट यार, ये माइक का जो माइक्रोफोन है ना ये गिर जा रहा है, करेक्ट, ठीक, चलो मिटा रहे हैं बेटा इसको हम, आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे, ठीक। चलो एक क्लैमाइडोमोनास का एग्जाम्पल बेटा याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक ना, क्लैमाइडोमोनास का एग्जाम्पल याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बेटा ये जो डायग्राम दे रखा है बेटा एनसीईआरटी, जैसे यहाँ पर एनसीईआरटी जो यहाँ पर एनसीईआरटी आपको दिखाई दे रहा है बेटा ना, इस एनसीईआरटी के डायग्राम को, ये वाला, ठीक ना, दिख रहा है ना इमेज में, ठीक ना, हाँ ये वाला डायग्राम आप याद रखिएगा कि ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है। कभी कभार ये आपको ऐसे डायग्राम दे देगा और आपको बता दे पूछ सकता है कि ये किस चीज़ का डायग्राम है, तो आप फटाक से पकड़ लीजिएगा, इसमें फ्लैजला है, बीच में न्यूक्लियस भी है, तो बता देंगे कि क्या है, ये जूस्पोर्स है। और ये जूस्पोर एक विशेष एक एल्गी होती है जिसका नाम है क्या, क्लेमाइडोमोनास, ये ग्रीन एल्गी होती है बेटा, ठीक ना, ग्रीन एल्गी। चलो अब आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे बढ़ेंगे, जो दूसरा डायग्राम यहाँ पर बी वाला दिया है बेटा, ठीक ना, दूसरा डायग्राम जो यहाँ पर बी वाला दिया है वो दिया है बेटा कोनिडिया का, ठीक ना, कोनिडिया का। ये कोनिडिया देखने को मिलता है बेटा, यहाँ पर जो कोनिडिया आपको दिया है बेटा, ये पेनिसिलियम है बेटा, इंपॉर्टेंट ये भी है बेटा, पेनिसिलियम, ठीक ना, पेनिसिलियम। देखो बेटा पेनिसिलियम में आपको यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है बेटा, आपको कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा बेटा, ठीक ना, इसमें कुछ ढेर सारे ब्रांचेज आपको दिखाई देंगे, ठीक ना, ढेर सारी ब्रांचेस दिखाई देंगे। अब ब्रांच में एक ब्रांच में न्यूक्लियस होता है बेटा, न्यूक्लियस। और हमने आपको बताया था कि जो इसमें ब्रांचेज होती हैं, ब्रांचेज ये सेप्टेट ए सेप्टेट, हम फंजाई वाले प्लांट किंगडम वाले में पढ़ चुके हैं बेटा, ये सेप्टेट ए सेप्टेट क्या होता है, सिनोसिटिक क्या होता है, ये टर्म्स आप लोग बेटा थोड़ा 11th वाले हिस्से को याद रखिएगा, ठीक ना। तो उसमें आपको पता ही है बेटा कि क्या चीज़ होता है। तो जो यहाँ पर इसकी फंजाई की जो ब्रांचेस निकलती हैं ना, ये ब्रांचेस को हम माइसीलियम कहते हैं। और ये माइसीलियम जब एक नेटवर्क क्रिएट कर लेती है, ये माइसीलियम जब एक नेटवर्क क्रिएट कर लेती है तो इसको हम हाइफी कहते हैं। तो अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये माइसीलियम है कि हाइफी है। आप तुरंत कहोगे कि सर यहाँ पर एक पूरा का पूरा एक नेटवर्क बना ली है, तो जाहिर सी बात है ये क्या है, ये हाइफी है बेटा, ठीक ना, हाइफी है। अब हाइफी के ऊपर आप देखोगे तो ऐसे छोटे ऐसे ये आपको ऐसे इसके छोटे यहाँ पर आपको कुछ विशेष प्रकार के कोन्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, ठीक ना। ये कोन्स लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, जो कोन्स यहाँ पर जो बन रहे हैं ना बेटा, जो कोन्स यहाँ पर बन रहे हैं, इन कोन्स को हम क्या कहते हैं बेटा, ठीक ना, इन कोन्स को हम कहते हैं कोनिडियोफोर, ठीक ना। ये क्या है बेटा, ये कोनिडियोफोर है, कोनिडियोफोर है। इस कोनिडियोफोर में छोटे छोटे कोनिडियम लगे हुए हैं। यही कोनिडिया क्या होगा, यहाँ से ऐसे सेपरेट होकर के लिबरेट हो जाएंगे, लिबरेट होकर के ढेर सारे पेनिसिलियम के हाइफी फिर से ये क्रिएट करने लगेंगे बेटा, ठीक ना। ये कैसे होता है बेटा, ये कोनिडिया से होता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा बेटा, ठीक ना, एग्जाम्पल याद रखिएगा, ये क्या है बेटा, पेनिसिलियम है, ठीक ना, पेनिसिलियम का एग्जाम्पल याद रखना बेटा, ठीक ना। ये भी आपको समझ में आ गया बेटा। अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा, ठीक ना। अब हम तीसरे पे बढ़ते हैं बेटा। एक्चुअली बार मुझे मिटाना पड़ रहा है क्योंकि हम इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते हैं बेटा, और मेरे पास थोड़ा जगह की लिमिटेशन है, तो आप लोग तुरंत नोट करते जाइए, मैं लगातार मिटा करके लिखता रहूँगा। नंबरिंग आप लोग सही कीजिएगा। ये दूसरा वाला हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तीसरे पे बढ़ते हैं बेटा, ठीक ना। तीसरा जो होता है बेटा बाई बटिंग होता है, ठीक ना। तीसरा जो होता है
बाई बड, ठीक ना, बाई बड, ठीक ना, बाई बड या बडिंग, बडिंग भी अगर रहेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, बाई बड या बडिंग, ठीक ना, बडिंग के द्वारा भी ये रिप्रोडक्शन होता है। बड का मतलब होता है एक छोटा सा कह सकते हैं कि उभार, ठीक ना, बड का मतलब है ये उभार। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ बेटा, एग्जाम्पल दिया हुआ बेटा, क्या एग्जाम्पल दिया हुआ बाई बड बेटा, ये हाइड्रा दिया हुआ बेटा, ठीक ना, एग्जाम्पल यहाँ पर एक हाइड्रा दिया हुआ है और जेम्यूल दिया है, ठीक ना, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल याद रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, हाइड्रा दिया है और बेटा जेम्यूल दिया है, ठीक ना, एग्जाम्पल हाइड्रा और जेम्यूल दिया है, ठीक ना। चलो आगे, हाँ देखो, देखो हाइड्रा क्या है, सिलेंट्रेटा है, आपको पता है, ठीक ना। पहले हाइड्रा को समझते हैं, फिर जेम्यूल क्या होगा उसको देखेंगे। देखो बेटा, सिंपल सा हाइड्रा का एक डायग्राम आपके यहाँ बना ही है इसमें, ठीक ना, रेडियल सिमेट्री होता है, इसकी सिमेट्री आपको पता ही है। यहाँ पर ये हाइड्रा, ये आपको कुछ इस प्रकार का यहाँ पर एक हाइड्रा आपको यहाँ पर ये बना हुआ दिखाई देगा, ठीक ना, ये, ठीक ना, ये यहाँ पर ये हाइड्रा, यहाँ पर ये बना हुआ कुछ दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक ना, ये हाइड्रा है, ठीक ना। यहाँ पर इसका एक माउथ होता है, देखो माउथ होता है बेटा, ठीक ना, ये इसके यहाँ पर ये क्या होते हैं बेटा, ये टेंटिकल्स होते हैं इसके, ठीक ना, टेंटिकल्स आपको पता ही है बेटा, ठीक ना, टेंटिकल्स होते हैं। अब देखो ये टेंटिकल्स है, इसके टेंटिकल्स में कुछ विशेष प्रकार की एक स्ट्रिंगिंग सेल्स होती है जिसको नीडोब्लास्ट कहते हैं, हम लोग इसको एनिमल किंगडम में पढ़े हैं, ठीक ना बेटा, जो ऑफेंस एंड डिफेंस का काम करता है, यानी फूड कैप्चरिंग करने में काम करता है और डिफेंस का काम करता है, सेफ्टी के लिए डिफेंस का काम करता है, तो इसमें नीडोब्लास्ट सेल्स होती है, इसको भी याद रखिएगा बेटा। इसके फ्लैजिलम में क्या हो, इसके टेंटिकल्स में क्या होते हैं बेटा, नीडोब्लास्ट सेल्स होते हैं, ये नीडोब्लास्ट, ठीक ना। खैर हम लोग हाइड्रा को तो पढ़ नहीं रहे हैं, हाइड्रा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये देखते हैं अब। देखो बेटा, हाइड्रा के किसी भी हिस्से से, ठीक ना, हाइड्रा के किसी भी हिस्से, किसी भी सोमेटिक हिस्से से क्या होगा बेटा, एक छोटा सा बड निकलेगा, ठीक ना, एक छोटा सा ऐसे बड निकलेगा, बड का मतलब है उभार, ठीक ना, बड निकलेगा और ये बड बेटा क्या होगा, धीरे 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 डेवलप करता चला जाएगा, धीरे धीरे ये इस तरीके से डेवलप हो जाएगा और इसमें ये टेंटिकल्स भी डेवलप हो जाएंगे और ये डेवलप होने के बाद अपने पेरेंटल बॉडी से डिटैच हो जाएगा, पेरेंटल बॉडी से डिटैच होकर के ये अपना फ्री लिविंग अपना सर्वाइव ये करने लगेगा, ठीक ना बेटा। यानी ये क्या होता है बेटा, बाई बडिंग होता है, ठीक ना, ये बड के द्वारा होता है। ये एग्जांपल याद रखिएगा बेटा, यहाँ पर जो छोटा सा बना हुआ है, यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे बड एक उभार के रूप में निकलेगा और ये डिटैच होकर के एक नई पेरेंटल बॉडी से अपने डिटैच होकर के ये एक नया इंडिविजुअल डेवलप कर लेगा बेटा, ठीक ना, नया इंडिविजुअल डेवलप कर लेगा। और यहाँ पर अब आगे देखते हैं कि ये जेम्यूल क्या चीज़ है, जेम्यूल को समझते हैं बेटा, ठीक ना। जेम्यूल देखो बेटा, जेम्यूल जो होता है बेटा, आपको याद रखिएगा बेटा, जो जेम्यूल देखने को मिलता है ये जेम्यूल पोरीफेरा में देखने को मिलता है, ठीक ना, पोरीफेरा, ठीक ना, पोरीफेरा फाइलम याद रखिएगा बेटा, पोरीफेरा हमने भी इसको भी हम पढ़ चुके हैं बेटा क्लास 11th में। पोरीफेरा क्या होती है, जिसकी बॉडी परफोरेटेड होती है, ठीक ना, इसमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है, 3 प्रकार का कैनाल सिस्टम होता है, एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन, जिसमें हमने ल्यूकोसिलिनिया, स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया, हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ा था बेटा, ठीक ना, जैसे स्पॉन्जिला जिसको बाथ स्पंज कहते हैं, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं बेटा, ठीक ना। जेम्यूल देखो बेटा, जब ये तो जनरली बेटा जो होता है फ्रेश वाटर स्पंज, जैसे स्पॉन्जिला है, स्पॉन्जिला किसी तालाब में पाया जा रहा है, ठीक ना, ये स्पॉन्जिला किसी तालाब में पाया जा रहा है और अचानक वो तालाब सूखने लगा, तालाब सूख गया, तालाब सूखने लगा तो इसका मतलब क्या है कि उसके लिए वो क्या है, वो एक एडवर्स कंडीशन है, यानी विपरीत परिस्थितियाँ आ गई हैं, अनफेवरेबल कंडीशन है। तो अब उसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा भाई, वहाँ पर तो वो मर जाएगा, क्योंकि वो बगैर पानी, क्योंकि उसमें जो होता है वाटर करंट से ही ऑक्सीजन और फूड मिलता है उसको। अब जब उसको फूड और ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, पानी मिलेगा नहीं, तो वो क्या होगा, मर जाएगा। तो जो पोरीफेरा के जो स्पंज होते हैं, ठीक ना, पोरीफेरा में जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनको हम स्पंज कहते हैं, ठीक ना बेटा, स्पंज होते हैं, जो स्पंज होते हैं, स्पंज बेटा ल्यूकोसिलिनिया, स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया, ढेर सारे होते हैं, ठीक ना, ढेर सारे होते हैं। तो ये स्पंज जो होते हैं बेटा, ये बाई इंटरनल बडिंग, नोट कर लीजिएगा बेटा, बाई इंटरनल बडिंग, ठीक ना, बाई इंटरनल बडिंग वो क्या फॉर्मेशन करते हैं, क्या बनाते हैं बेटा, जेम्यूल बनाते हैं। एक यहाँ पर आपको एक मटके के आकार का एक स्ट्रक्चर आपको एनसीईआरटी में दिखाई दे रहा है बेटा, आपको कुछ इस प्रकार का एक यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक ना, और यहाँ पर एक ट्रिपल लेयर्ड बेटा, ठीक ना, ट्रिपल लेयर्ड एक
यहाँ पर एक म्यूसिलेजिनस लेयर बनी होती है बेटा, ठीक ना, ये लेयर बनी होती है। आपको इसमें दिखाई देंगे बेटा इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे होंगे बेटा, ठीक ना। इनको हम स्पिक्यूल्स कहते हैं, ठीक ना, ये स्पिक्यूल्स कहते हैं। ये सिलिका की बनी हुई स्पिक्यूल्स होती है, ये पॉइंटेड होती है, नुकीली होती है, ठीक ना। इनको हम बेटा क्या कहते हैं, स्पिक्यूल्स कहते हैं। आप एनसीईआरटी में जो डायग्राम बनाए उसको लेबल कर लीजिएगा बेटा, स्पिक्यूल्स कहते हैं, ठीक ना, स्पिक्यूल्स कहते हैं, दिख रहा है ना, हाँ स्पिक्यूल्स कहते हैं बेटा, ठीक ना, स्पिक्यूल्स कहते हैं। यहाँ पर जो एक छोटा सा छिद्र दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर जो छोटा सा छिद्र दिखाई दे रहा है इसको बेटा क्या कहते हैं, माइक्रो पाइल कहते हैं, ठीक ना, माइक्रो पाइल कहते हैं। एक छोटा सा छिद्र दिखाई दे रहा है, इसके अंदर बेटा, इसके अंदर आपको ढेर सारी आपको छोटी छोटी सेल्स दिखाई देंगी, ठीक ना, ढेर सारी आपको यहाँ पर छोटी छोटी सेल्स दिखाई देंगी। और ये ऐसी सेल्स होती हैं बेटा, ठीक ना, ये ऐसी सेल्स होती हैं जो एक सेल से पूरी बॉडी बनाने में कैपेबल होती हैं, यानी ये टोटीपोटेंट सेल कहते हैं इसको। टोटीपोटेंट सेल हम उसको कहते हैं बेटा जो एक सेल पूरी की पूरी होल बॉडी बनाने में कैपेबल होती है, उसको हम टोटीपोटेंट सेल कहते हैं, ठीक। और यहाँ इसके अंदर जो सेल्स भरी होती हैं, इन सेल्स का नाम होता है बेटा आर्कियो साइड सेल्स, ठीक ना, आर्कियो साइड सेल्स। आप लोग सिर्फ किताब एनसीईआरटी में ऐसे लेबल कर लीजिएगा बेटा, ठीक ना। जो एनसीईआरटी का डायग्राम दिया हुआ है बाय बडिंग में, जो जिम्यूल है, जिम्यूल का जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये वाला डायग्राम इसी में जो है ये लेबल कर लेना बेटा, ठीक ना। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको पता होना चाहिए बेटा, ठीक ना। चलो देखो इसके अंदर क्या है बेटा, आर्कियो साइड सेल्स भरी होती हैं। अब क्या हुआ, अब वहाँ पर जो स्पंज है, किसी भी वाटर बॉडी में अगर जो स्पंज है पानी की अनफेवरेबल कंडीशन आ गई है, विपरीत परिस्थितियाँ आ गई है, तो वहाँ पर क्या होगा, वो स्पंज मरने लगेगा। और स्पंज जब मरने लगेगा तो क्या होगा बेटा, बाई इंटरनल बडिंग वो इस तरीके के जेम्यूल्स को उस जगह पर ड्रॉप कर देता है। तो यहाँ पर जो बेटा ये कोट होती है, ये इसको ड्रॉट से बचाती है, डेसिकेशन से बचाती है, सूखे से बचाती है, ठीक ना। अगर क्योंकि सनलाइट यहाँ पर आ सकता है, ये बचाता है, और इसको कोई डिस्ट्रॉय ना कर दे, उसके लिए यहाँ पर इसके डिफेंस के लिए यहाँ पर क्या होते हैं बेटा, स्पिक्यूल्स लगे होते हैं। जैसे ही बरसात हुई, पानी आ गया, पानी आएगा तो इस माइक्रोपाइलर एंड से पानी एंट्री करेगा तो ये सेल्स डेवलप करने लगेंगी, और इसको रप्चर करके ये सेल्स जो यहाँ पर इसके अंदर जो आर्कियोसाइड सेल्स भरी हुई हैं, ये रप्चर होकर के ढेर सारे स्पंजेस का निर्माण कर लेंगे, ढेर सारे स्पंजेस को बना लेंगे बेटा, ठीक ना, ढेर सारे स्पंजेस को बना लेंगे, ठीक ना। यहाँ पर थोड़ा सा एक आपको मिसकॉन्सेप्शन देखने को मिल सकता है बेटा, क्योंकि जनरली ऐसा माना जाता है, माना क्या जाता है, ऐसा होता ही है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा, सुनिएगा बेटा, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फेवरेबल कंडीशन में होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा वो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। इसको हम कभी लाइव आकर के डिस्कस कर लेंगे बेटा कि क्यों फेवरेबल और क्यों अनफेवरेबल होता है। लेकिन ये एक एक्सेप्शन में आप याद रखिएगा बेटा कि जो ये यहाँ पर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो जेम्यूल का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय इंटरनल बडिंग, ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, ठीक ना, ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। बाकी सारे के सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो फेवरेबल कंडीशन में होते हैं। थोड़ा सा एक जगह नोट करके लिख लीजिएगा बेटा, नोट करके लिख लीजिएगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल जो होता है ये फेवरेबल कंडीशन में होता है, ठीक ना, फेवरेबल कंडीशन में होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, ठीक ना, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। क्योंकि जो आप यहाँ पर जो मोस्टली जो आप ऑर्गेनिजम्स इस समय देख रहे हैं, चाहे वो प्लांट्स देख रहे हैं, चाहे वो एनिमल्स देख रहे हैं, इस समय आपको हायर प्रायोरिटी में क्या होगा, आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक ना। हम एक काम करते हैं बेटा, हम इसको लाइव आएंगे, जूम पर आएंगे, वहाँ पर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तब तक आप इतना जानते रहिए कि बेटा कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है फेवरेबल कंडीशन में होता है, और सेक्सुअल जो होता है अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्टर होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, ये वाला जो होता है एसेक्सुअल, ये फास्टर होता है और ये स्लोअर होता है, ठीक ना। ये एसेक्सुअल फास्टर होता है और ये स्लोअर होता है, ठीक ना, इतना याद रखिएगा बेटा। चलो ये तीसरा आपको पता चल गया कि बाय बडिंग से जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस में होता है और किसके द्वारा होता है, ठीक ना। ये हाइड्रा में होता है बेटा, हाइड्रा में होता है बाय एक्सटर्नल बडिंग, जेम्यूल में होता है बाय इंटरनल बडिंग, ठीक ना। ये होप ये आपको क्लियर हो गया होगा बेटा, नोट करते जाइएगा बेटा, ठीक ना, आप लोग छोड़िएगा मत इसको, ठीक। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, अब हम चौथे पे आते हैं, ठीक ना। हमने एल्गी को देख लिया, फंजाई को देख लिया है बेटा, फंजाई एल्गी में हमने क्लेमाइडोमोनास को देखा, ठीक ना, यूलोथ्रिक्स को देखा, और
एनाबीना को देखा, ठीक ना। और फंजाई में हमने किसको देखा, पेनिसिलियम को देखा, ठीक ना। जो क्लैमाइडोमोनास है वो एल्गी है, पेनिसिलियम क्या है वो फंजाई है। और अदर लोअर ऑर्गेनिजम्स में हमने किसको देख लिया बेटा, सिलेंट्रेटा को देखा, और किसको देखा, ये अभी पोरीफेरा को देखा, ठीक ना। पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा को देखा, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं, चौथे में आगे बढ़ते हैं बेटा, बाई फ्रेगमेंटेशन, बाई फ्रेगमेंटेशन, बाई फ्रेगमेंटेशन, ठीक ना। बाई फ्रेगमेंटेशन, ठीक बेटा, ठीक। चलो हाँ, अब बाई फ्रेगमेंटेशन को देखते हैं बेटा। बेटा मैं बार बार पीछे कैमरे में देखता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा साइन कर रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं लिखा है, आपके चैप्टर का नाम लिखा है और वो टॉपिक लिखा हुआ बेटा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक ना। वो ऊपर से जो बल्ब की जो लाइट आ रही है ना, वो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ साइन कर रहा है, ठीक ना। वहाँ पर ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ लिखा नहीं है। बाई फ्रेगमेंटेशन, ठीक ना। बाई फ्रेगमेंटेशन में जो होता है, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा बेटा, स्पाइरोगायरा, ठीक ना। स्पाइरोगायरा ये भी एक एल्गी ही है बेटा, ठीक ना। स्पाइरोगायरा, ठीक ना, ये भी एक एल्गी ही है, स्पाइरोगायरा। देखो बेटा, एल्गी क्या होता है बेटा, वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, ठीक ना। एल्गी क्या होता है, वो ऐसे ऐसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है बेटा, ठीक ना। ऐसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, ठीक ना। थैलस बॉडी होती है, थैलस उसको कहते हैं बेटा जिसमें लीफ और ये रूट स्टेम ये सब इसका अनडिफरेंशिएबल होता है, वो थैलकॉइड स्ट्रक्चर है यहाँ पर। हाँ देखो क्या है बेटा, ये स्पाइरोगायरा में कैसे होता है समझिएगा। जो फ्रेगमेंटेशन होता है, ये स्पाइरोगायरा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये स्पाइरोगायरा बाई एक्सटर्नल फोर्स, सुनिएगा बेटा, बाई एक्सटर्नल फोर्स। अगर यहाँ पर वाटर, क्योंकि ये पानी के अंदर होता है बेटा, एक थैलस स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल फोर्स आएगा तो यहाँ से अगर यहाँ पर पानी वाटर का करंट आया तो ये इसको ब्रेक कर सकता है, यहाँ से इसको ये तोड़ सकता है, ठीक ना। ये टूट जाएगा, क्या होगा, अगर लिख लीजिएगा बेटा कि बाई एक्सटर्नल फोर्स, इट विल ब्रेक्ड बाई एक्सटर्नल फोर्स, देन द ब्रेक्ड पार्ट इज डेवलप्ड इनटू न्यू वन, ठीक ना। न्यू वन, ये नए इंडिविजुअल में ये डेवलप हो जाएगा। क्यों, क्या होगा बेटा कि एक्सटर्नल पानी वाटर का करंट आया और ये एक्सटर्नल फोर्स के कारण इसमें न्यूक्लियस तो होंगे ही होंगे, नो डाउट। एक्सटर्नल फोर्स के कारण ये टूट जाएगा और टूटने के बाद एक नया इंडिविजुअल को डेवलप कर लेगा, एक नए यहाँ पर फिलामेंट्स को यहाँ पर ये डेवलप कर लेगा, ठीक ना। क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, ये बाई एक्सटर्नल ब्रीडिंग, ठीक ना। पांचवा, ठीक ना, पांचवें में आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक ना। पांचवें में आगे बढ़ते हैं। अब ये पांचवा है बेटा रीजनरेशन, ठीक ना। पांचवा है बेटा क्या है वो, रीजनरेशन, ठीक ना, रीजनरेशन। चलो रीजनरेशन से क्या होता है बेटा, इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में पूछा गया है। रीजनरेशन क्या होता है, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा बेटा, प्लानेरिया, ठीक ना, प्लानेरिया, ठीक ना, प्लानेरिया। देखो बेटा, प्लानेरिया जो होता है कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है प्लानेरिया का, ठीक ना। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है प्लानेरिया का, ठीक ना। कुछ इस प्रकार का ऐसे ये स्ट्रक्चर ऐसे प्लानेरिया का होता है, ठीक ना। प्लानेरिया का कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर ऐसे होता है, ठीक। चलो एक काम कीजिए, आप इसको ब्लेड उठाइए, कुछ उठाइए, ठीक ना, ब्लेड उठाइए, इसको यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से काट दीजिए। क्या किया आपने, इसको आपने 4 टुकड़े कर दिया, 3 जगह से आपने इसको काट दिया तो ये 4 टुकड़े हो गए। तो क्या ये 4 टुकड़े होने के बाद क्या ये मर जाएगा, नहीं बेटा, मरता नहीं है इसमें, ठीक ना, मरता नहीं है। अब क्या होगा, ये 4 छोटे छोटे ऐसे प्लेन एरिया को ये डेवलप कर लेगा, ठीक ना। 4 छोटे छोटे ऐसे प्लेन एरिया को यहाँ पर ये डेवलप कर लेगा, 4 छोटे छोटे ये प्लेन एरिया को यहाँ पर ये डेवलप कर लेगा, ठीक ना। ये 4 छोटे छोटे यहाँ पर ये प्लेन एरिया को यहाँ पर ये इस तरीके से ये डेवलप कर लेगा, ये चारों पार्ट। ऐसा बेटा इसमें क्या होता है, इसमें एक रीजनरेटिव कैपेबिलिटी होती है, रीजनरेट कर जाता है। सपोज करो जैसे आप ये नाखून को काट देते हो और ये बाल को काट देते हो, ठीक ना, बाल को काट देते हो, तो इसमें क्या होता है, ये रीजनरेशन हो जाता है, रीजनरेशन होता है। लेकिन याद रखिएगा बेटा, रीजनरेशन भी जो होता है ना बेटा, रीजनरेशन जो होता है बेटा वो भी 2 प्रकार का होता है, याद रखिएगा बेटा। रीजनरेशन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है मार्फोलैक्सिस, एक होता है एपोमार्फोसिस, ठीक ना, एपीमार्फोसिस। मैं नोट कर दे रहा हूँ बेटा, जो रीजनरेशन होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है बेटा मार्फोलैक्सिस, एक होता है एपीमार्फोसिस। समझिएगा बेटा, एक बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि मार्फोलैक्सिस क्या होता है और एपीमार्फोसिस क्या होता है, ठीक। देखो बेटा, देखो होता क्या है, मार्फोलैक्सिस और एपोमार्फोसिस,
इस टर्म को बेटा आप इम्पॉर्टेंट समझ करके अपने खोपड़ी में भर लीजिएगा, ठीक ना। खोपड़ी में, ये आपके किताब में नहीं रहेगा, ठीक ना। आप ये किताब में भर करके रखे रहो और भर करके रखे रहो, और जब शादी होगी तो दहेज में लेके चले जाना। ऐसा काम ना करना, पढ़ना है, ठीक ना। किताब में नोट करके रखे रहो, किताब में नोट कर, अरे यार किताब में नोट्स बनाते किस लिए हो? पढ़ने के लिए बनाते हो ना, दहेज में ले जाने के लिए बना रहे हो कि जब चलो तो उसको पढ़ने के लिए बनाओ बेटा, खुद के लिए बनाओ। कैसे बना रहे हो, जैसे भी बना रहे हो वो आप बना रहे हो। बाकी हम चेक करेंगे, आपको क्लास में आएंगे तो चेक करेंगे कि कैसे नोट्स आप बनाए हो, देखेंगे हम आपका, ठीक ना। और जो बोलते भी हैं, जो यहाँ से वोमिटिंग होती है वर्ड्स की जो वोमिटिंग हुई, वर्ड्स की जो मैं उल्टी करता हूँ, इसको भी नोट करते जाया करो। अब ये सब मत लिख देना, कभी कभार डांट देते हैं आपको, तो ये सब मत लिख देना है। आप दिल पे मत लेना, बच्चे हो आप मेरे ही तो बच्चे हो ना, आपको ही तो डांटते हैं, इतना तो अधिकार दे दो यार डांटने के लिए। क्या, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक ना। मार्फोलैक्सिस क्या होता है, एपीमार्फोसिस क्या होता है, ठीक ना। मार्फोलैक्सिस, देखो बेटा, देखो अगर कोई पार्ट किसी, ठीक ना, समझिएगा बेटा, ठीक ना। अगर कोई पार्ट अगर कट जाता है, सपोज आपने अगर एक नाखून को काट दिया, तो आपका नाखून रिप्लेस होकर के आ जाता है। अब आप नाखून को छोड़िए, छिपकली का एग्जाम्पल सब लोग देखे होंगे, और जो स्पाइडर्स होते हैं, मकड़ियाँ जो होती हैं, उन मकड़ियों के पैर जो होते हैं, आप उसको पकड़े रहो तो वो थोड़ी समय बाद वो तोड़ करके भाग जाते हैं। तोड़ करके भाग जाएंगे तो क्या उसका पैर, अब तो वो तो भाई लंगड़ा हो गया, वो मकड़ी तो लंगड़ा हो गया, आप लंगड़ी हो गई, अब क्या चल कैसे पाएगी? और पैर रहेंगे, लेकिन ऐसे 2-3 पैर तोड़ तो खत्म कहानी उसकी। नहीं, ऐसा वो मरेगी नहीं बेटा, ठीक ना, वो मरेगी नहीं, क्योंकि उसमें जो है एक नया पैर फिर से रीजनरेट कर जाएगा। उसमें ये क्षमता होती है, रीजनरेशन की क्षमता होती है कि उसका एक नया पैर रीजनरेट कर जाएगा, और जिसमें एक पर्टिकुलर लॉस ऑफ ऑर्गन, ठीक ना, डेवलप्ड लॉस ऑफ ऑर्गन, जो कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन लॉस हुआ होगा और वो रीजनरेट करके डेवलप कर जाए, वो कहलाता है बेटा एपीमार्फोसिस, ठीक ना, एपीमार्फोसिस। नोट कर लीजिएगा बेटा, रिप्लेस्ड, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा बेटा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बेटा, रिप्लेस्ड लॉस ऑर्गन बाई रीजनरेशन इज कॉल्ड एपीमार्फोसिस, ठीक ना, इज कॉल्ड एपीमार्फोसिस। दिख रहा है यार, ज़्यादा नीचे तो नहीं हो गया, ठीक ना, हाँ दिख रहा है, ठीक ना। रिप्लेस्ड लॉस ऑर्गन बाय रीजनरेशन इज कॉल्ड एपीमार्फोसिस। इस चीज़ को याद रखिएगा बेटा, ठीक ना, इस चीज़ को याद रखिएगा। एग्जाम्पल में जैसे आप देखते हो बेटा, एग्जाम्पल में आप जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, जैसे मैंने कहा मकड़ी क्या है, वो आर्थ्रोपोड्स है, उसके आपने एक पैर को तोड़ दिया, छिपकली के आपने पूंछ को काट दिया, ठीक ना, ऐसा करना मत यार, ठीक ना, इन ह्यूमन एक्टिविटी में आएगा ये, ठीक ना। छिपकली की एक पूंछ कट गई तो वो क्या होगा, वो रीजनरेट हो जाएगी, ठीक ना। स्टारफिश जानते हो ना, एकाइनोडर्मेटा, उसके जो आर्म्स होते हैं, जो स्टारफिश के जो आर्म्स होते हैं, आप उसके आर्म्स को काट दो ना तो वो आर्म्स उसके डेवलप कर जाएंगे। ये किस में आता है बेटा, एपीमार्फोसिस में आता है, ठीक ना। और अब आप हमें एक काम कीजिएगा, यूट्यूब पे ही देख रहे हो लेक्चर को, अब आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपकी बॉडी में ये नेल हेयर के अलावा आपके इंटरनल बॉडी आर्गन में ऐसा कौन सा ऑर्गन होता है जिसके अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। ये आप हमें एक काम करना, उसी में कमेंट करके बताना, ठीक ना, मुझे मैसेज मत करना, उसी में कमेंट करके बताना कि कौन सा ऐसा ऑर्गन होता है जिसमें आपकी इंटरनल बॉडी के अंदर उसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, ये आप बताएंगे बेटा, ठीक ना। चलो एपीमार्फोसिस समझ में आया। अब क्या है मार्फोलैक्सिस, क्या चीज़ है मार्फोलैक्सिस, क्या चीज़ है बेटा, डेवलप्ड होल ऑर्गन, ठीक ना, रिकॉन्स्ट्रक्ट ऑफ होल ऑर्गन। एक वर्ड लिख लीजिएगा बेटा, यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा, मार्फोलैक्सिस में क्या लिखेंगे, कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ होल ऑर्गेनिजम्स। अब बताओ बेटा, प्लेनेरिया को देखो, आपने यहाँ से टुकड़े कर दिया, मतलब टुकड़े आपने यहाँ पर इसको जब कर ही दिया है तो इस बेचारे के टुकड़े से एक टुकड़े से पूरा का पूरा एक होल ऑर्गेनिज्म, पूरा का पूरा क्या होगा, पूरा का पूरा एक नया जीव रिकॉन्स्ट्रक्ट कर जाएगा, एक नया जीव बन जाएगा, ठीक ना। वो कैपेबिलिटी क्या कहलाती है बेटा, वो रीजनरेशन कहलाती है। और इस रीजनरेशन को हम क्या कहते हैं बेटा, मार्फोलैक्सिस कहते हैं। नोट कर लीजिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये हो गया आपका रीजनरेशन हो गया बेटा, ठीक ना, रीजनरेशन हो गया बेटा। हाँ, अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा, किस पे आगे बढ़ेंगे बेटा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पर आगे बढ़ेंगे, ठीक ना, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पर। ठीक, एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ।
यार ये 30 मिनट, आधे घंटे का तो यही हो गया ना, आधे घंटे का यही हो गया बेटा। एक काम करते हैं, इस वीडियो को मैं थोड़ा सा अब यहीं पर इसको एंड करता हूँ। तो मैं एक फिर से मैं, क्योंकि एक्चुअली वीडियो लंबा हो जाता है ना, तो मुझे अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, तो टाइम, इट्स वेरी टाइम टेकन प्रोसेस। तो हम इसको 2 टुकड़े में कर देते हैं, 2 टुकड़े में कर देंगे, और फिर उसके बाद आपको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ा देंगे। वो भी छोटा सा ही रहेगा, आधे घंटे में उसको भी खत्म कर देंगे, ठीक ना। फिर वो फिर आधे घंटे में ये खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट 2-3 लेक्चर में होप ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। और हाँ बेटा, लाइव आकर के लाइव आएंगे बेटा, तो जो कुछ डाउट्स रहेगा लाइव में हम सारे डाउट्स भी आपको क्लियर करते रहेंगे, ठीक ना। मैं यहाँ पर वीडियो को अब यहीं पर इसको एंड करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे बेटा, ठीक ना, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में देखेंगे, ठीक ना। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, ठीक।